गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने यूनिट टाइम डोमेन एनालिसिस के सीरीज में एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं यूनिट 3 से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन गिवन बाय CS by RS is equal to 25 divided by S square plus 8S plus 25 if the initially system is at rest and is subjected to a unit step input at t is equal to 0. Find the time at which the second peak will occur. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस टाइम पर आपको सेकंड पीक मिलेगा। अच्छा, सेकंड पीक आपको समझना है तो आप ये देखिए, चूंकि ये जो आपका सिस्टम गिवन है इसको जब हम कंपेयर करते हैं आपके स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम से, जो कि है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलता है ओमेगा एन इज इक्वल टू 5 एंड जीटा इज इक्वल टू 0.8. This zeta is less than 1. That means the system has under damped response. अब अगर अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स होगा तो वो किस टाइप का होगा, वो आप ये देखिए, जो आपका ग्राफ शो कर रहा है ये क्या है, ये एक अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स का ग्राफ है। इधर आपका क्या नाम है, एक्सिस है एक्स एक्सिस, और इधर है आपका वाई एक्सिस। ये जो रिस्पॉन्स आपको शो कर रहा है ये आपको शो कर रहा है अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। इसी टाइप के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स, जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाता है, ये रिस्पॉन्स कहलाता है अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। क्लियर है? तो इस रिस्पॉन्स में जो पहला पीक होता है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम ओवरशूट, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, ई रेज टू माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट 100। परसेंटेज में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू यही आती है। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम ओवरशूट होता है, या परसेंटेज ओवरशूट आप कैलकुलेट करते हैं वो होता है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस ही होती है आपकी मैक्सिमम ओवरशूट। क्लियर है? तो ये आपको मिलता है फर्स्ट पीक पे। तो अगर क्वेश्चन ये कहता कि आपको टाइम बताना है जहां पर आपको फर्स्ट पीक मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ पीक टाइम कैलकुलेट करना था, क्योंकि यही वो पीक टाइम है जहां पर आपको मैक्सिमम पीक मिलता है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपको सेकंड पीक बताना है। ठीक है, चूंकि ये पीक आपका मैक्सिमम है, पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरा पीक आपका जो आएगा वो ये आएगा, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू के बाद आपको फिर तीसरी वैल्यू मिल रही है पीक, ये कौन सी है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद छोटी वैल्यू ये होगी, और ये उन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू ये होगी। ठीक, चूंकि इसने पॉजिटिव या नेगेटिव पीक के बारे में नहीं कहा है तो हम पॉजिटिव पीक लेकर चलेंगे। फर्स्ट पीक पर हमें मिलता है मैक्सिमम ओवरशूट, सेकंड पीक हमें जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका रेस्पॉन्स आता है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स को जब आप डेरिवेटिव लेकर ज़ीरो के इक्वल करते हैं तो वहीं से आपका जो निकल के आता है टाइम, वो टाइम आता है एन पाई बाई ओमेगा टी। एन पाई बाई ओमेगा डी, ये एन पर डिपेंड करता है, और यहीं से जब एन की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई बाई ओमेगा डी विच इज पीक टाइम। यहीं से हमें क्या मिलता है, पाई बाई ओमेगा डी विच इज पीक टाइम। अब अगर आपसे ये कहता कि फर्स्ट नेगेटिव पीक बताओ, तो फर्स्ट नेगेटिव पीक लेने के लिए आप क्या करते, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते, तो ये क्या आ जाता है 2 पाई बाई ओमेगा डी। तो वहां पर जो आपको मिलता वो क्या था, फर्स्ट नेगेटिव पीक। अब
आपसे क्या कह रहा है, थर्ड पीक चाहिए, सॉरी सेकंड पीक चाहिए। तो सेकंड पीक कहाँ मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 पर सेकंड पॉजिटिव पीक मिलेगा। ठीक है, और ये जो सेकंड पॉजिटिव पीक है इसके लिए अब हम क्या करेंगे, n को 3 पुट कर देंगे, तो आपका जो रिक्वायर्ड टाइम होगा वो क्या आ जाएगा, 3 पाई/ओमेगा d। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, जो आपका गिवन सिस्टम है, इस सिस्टम को आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ओमेगा n कैलकुलेट करेंगे, जीटा कैलकुलेट करेंगे, और पीक टाइम, जो रिक्वायर्ड टाइम है सेकेंड पीक के लिए, उसमें उन वैल्यूज को पुट कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ हमने क्या किया है, आपका जो रिक्वायर्ड टाइम है वो क्या होगा, 3 पाई/ओमेगा d। 3 पाई/ओमेगा d कितना आया सॉल्व करने पर, ओमेगा d होता है ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा d आपका आता है 3 रेडियन पर सेकेंड। इन वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो आपका जो सेकेंड पीक आएगा वो आएगा पाई सेकेंड्स पर। ठीक है, पाई टाइम पे आपको मिलेगा सेकेंड पॉजिटिव पीक। अच्छा, एक अगले टाइप का क्वेश्चन, हालांकि इस टाइप का आपने स्टार्टिंग में ही किया था, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था। अब हम ऐसे ही एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। वहाँ आपने मैकेनिकल सिस्टम लिया था, यहाँ आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर गिवन सीरीज आरएलसी सर्किट, फॉर गिवन सीरीज आरएलसी सर्किट डिटरमिन द अंडर डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी means omega n and damping ratio means zeta for the circuit। अब ये सर्किट आपके सामने है। assume initial conditions are zero, सारी इनिशियल कंडीशंस जीरो कर देनी है। और हमने जब ट्रांसफ़र फंक्शन स्टार्ट किया था, ट्रांसफ़र फंक्शन हम करा रहे थे, तभी हमने क्या कहा था कि आपके पास एनालिसिस का जो मेथड एक है ट्रांसफ़र फंक्शन का, वो आपको लेकर चलता है ऐसी कंडीशंस पे जहाँ पे सारी इनिशियल कंडीशन ज़ीरो हों। अगर आप इनिशियल कंडीशन लेकर चलेंगे तो ट्रांसफ़र फंक्शन से आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे अपने सिस्टम को। सिस्टम को एनालाइज करने के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन से अगर आप एनालाइज करने चल रहे हैं तो वहाँ ज़रूरी है कि सारी इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो हों। अगर इनिशियल कंडीशन आप कंसीडर करेंगे तो आपको ट्रांसफ़र फंक्शन से हट के आपके दूसरे मेथड्स पर चलना पड़ेगा। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि assuming all initial condition 0 and R is equal to 1K, L is equal to 10 millihenry and C is equal to 0.01 माइक्रोफराड। इन तीनों की वैल्यू गिवन है, जो आपका सोर्स है उसकी वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसको जब आप लाप्लास इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो लाप्लास इक्विवेलेंट सर्किट में आर का क्या रह जाता है, आर ही रह जाता है। एल को आप जब लाप्लास इक्विवेलेंट बनाएंगे तो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, एस एल उसकी वैल्यू हो जाती है। जब कैपेसिटेंस को आप उसका रिएक्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1/CS। अब तीनों रिएक्टेंसेस रेजिस्टेंसेस हमारे पास हैं, इन सारे इम्पीडेंस सर्किट हमारे पास बन गई लाप्लास फॉर्म में, लाप्लास इक्विवेलेंट सर्किट में। अब उसको जब हम उसका क्या नाम है, सर्किट सोल्यूशन करते हैं तो सर्किट सोल्यूशन हमारे पास क्या बन के आता है, E इज इक्वल टू RIS प्लस SLIS प्लस 1/CS IS। तो IS/ES क्या बनेगा, इनपुट हमारा क्या है, इनपुट है हमारा ये वोल्टेज, और आउटपुट कितना है, करंट। तो करंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज, यही क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन। तो IS/ES आपके पास बन के आता है S/L डिवाइडेड बाई S² प्लस SR/L प्लस 1/LC। अब फिर से इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं आपके स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज S² प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा N² से,
तो यहाँ से हमें क्या मिल के आता है, ओमेगा एन इज इक्वल टू 1/√LC और जीटा इज इक्वल टू R/2 √C/L। उसको कंपेयर करने से आपके पास यही आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, इधर क्या आ रहा था, इधर आ रहा था आपके पास S² प्लस SR/L प्लस 1/LC इज इक्वल टू 0। इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू R/L और ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा एन कितना आया, 1/√LC। ये जीटा कितना हो जाएगा, R/2L ओमेगा एन। ओमेगा एन की वैल्यू ये पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये √LC ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, R/2 √LC/L²। ठीक, तो ये क्या बन जाता है, R/2 √C/L। ये है जीटा। ठीक है, तो यही वैल्यूज हमारी यहाँ पर आई हैं। इनमें ये जब हम पुट कर देंगे RLC की वैल्यूज तो हमें क्या मिल जाएगा, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में हम एरर एनालिसिस पर चलेंगे। एरर एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसके साथ ही आपकी यूनिट 3 का रिवीजन कंप्लीट होगा। फिर हम चलेंगे चौथी यूनिट पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड देखो। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ K एंड H फॉर द closed loop system so that the maximum overshoot in unit step response is 25% and the peak time is 2 seconds। तो मैक्सिमम ओवरशूट गिवन है, पीक टाइम गिवन है, जे की वैल्यू गिवन है। अब आपको क्या पता करना है, के और एच की वैल्यू पता करनी है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। जे क्या है आपका इनर्शिया। एच कोई एक फीडबैक सिस्टम है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, तो जब इसको हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने इनिशियली करवाया हुआ है पीछे। तो उसका ट्रांसफर फंक्शन जैसे कैलकुलेट किया था, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो जैसे पहले इसको करेंगे, फिर उसमें 1/s कैस्केड करेंगे, फिर इस पूरे का यूनिटी फीडबैक ले लेंगे। ये आपका बन जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन बन के आता है K/J/s² प्लस KHS प्लस K। ठीक, यहाँ J की वैल्यू 1 पुट करते ही क्या बन जाएगा, K/s² प्लस KHS प्लस K। ठीक है ना, अब फिर से इसको हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, ω² / s² प्लस 2 जीटा ω/ns प्लस ω/n²। तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज क्या आती हैं, ω/n इज इक्वल टू √k, 2 जीटा ω/n इज इक्वल टू KH। जीटा यहाँ से निकल के आता है KH/2 ω/n और H/2 √k। ठीक, अब क्या करना है, आपको मैक्सिमम ओवरशूट गिवन है 25% और पीक टाइम गिवन है 2 सेकेंड। तो मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला आपको पता है। मैक्सिमम ओवरशूट कितना होता है, e⁻⁻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 ⁻
बीटा स्क्वायर। चूंकि ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 25 कर देंगे, और यहाँ से इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। इसको सॉल्व करते ही हमारे पास क्या आता है, जीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है 0.404। ऐसे ही पीक टाइम आपको गिवन है 2 सेकेंड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, पीक टाइम मीन्स जिस टाइम पर मैक्सिमम ओवरशूट मिलता है, मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक ना। तो n इज इक्वल टू 1 पीक टाइम क्या बनेगा, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी।
तो पाई बाई ओमेगा डी आप पुट करेंगे, पाई बाई ओमेगा डी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से चूंकि जीटा हमारे पास आ चुका है तो ओमेगा एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उधर हमने जो कैलकुलेट किया था, इधर हमने जो कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेशन क्या बता रहा था? ये कैलकुलेशन बता रहा था कि हमारा ओमेगा एन कितना है अंडर रूट के और जीटा कितना है h/2 √k। तो यहाँ से हमारा k और h निकलेगा। देखिएगा, ओमेगा एन है हमारे पास 1.72 इज इक्वल टू √k, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो k की वैल्यू आ जाती है 2.95। एंड 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू के एच करो, या जीटा इज इक्वल टू के एच डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा एन करो, या h/2 √k करो। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद h की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.471। यही है आपका फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, इतना ही आपको कैलकुलेट करना था। अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, एरर एनालिसिस। एक क्वेश्चन देख लीजिए एरर एनालिसिस का, उसके बाद हम अगली क्लास में एरर एनालिसिस से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो एक ये क्वेश्चन आपके सामने है एरर एनालिसिस का, छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है। डिटरमिन द स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स Kp Kv, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा सा, दोनों जगह Kp लिखा हुआ है, Kp Kv एंड Ka, राइट। तो Kp का फॉर्मूला क्या होता है? Kp जो हम फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट। पोजीशन एरर कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपली जो हमारा GSHS गिवन है उसको हम s टेंड्स टू 0 कर देंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 GSHS दैट इज इक्वल टू Kp, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक ना। Kv है वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट क्या है? उसी जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS, इसी GSHS में हम क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 SGSHS कर देंगे। मींस जो हमारा फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव लिया टाइम डोमेन में। जब टाइम डोमेन में डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, s से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो Kp आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 GSHS, Kv आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 SGSHS। नाम से ही जाहिर है ये पोजीशन एरर कोएफिशिएंट, ये है वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। पोजीशन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, वेलोसिटी। ठीक ना, dx/dt करते हो तो क्या आता है, वेलोसिटी। और जब dv/dt करते हो तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। इट मीन्स जो आपका इसमें एक और s अगर मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम डोमेन में क्या होगा, इसका भी डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि ये कहलाएगा एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट Ka, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। और इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s² GSHS। अब देखो सॉल्व करते हैं। GSHS आपको गिवन है 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1s मल्टीप्लाइड बाई s प्लस 10। इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 GSHS, s की वैल्यू सीधे पुट कर दो 0 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 50 डिवाइड बाई 1 इंटू 10, तो 10 से 50 को डिवाइड करोगे आएगा 5। यह है पोजीशन एरर कोएफिशिएंट। अच्छा, जब वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट में आएंगे तो हमें क्या करना होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 SGSHS। इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, जब s 0 पुट करते हैं तो 5 आती है, लेकिन ये जो s है ये इस पूरे को 0 बना देगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट एक और s मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो वैसे ही 0 कर देगा। ठीक ना। तो ये टाइप 0 सिस्टम था, टाइप 0 सिस्टम था तो इसका पोजीशन एरर कोएफिशिएंट कितना आया, 5। वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट कितना आया, 0। एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट कितना आया, 0। अगर ये टाइप 1 सिस्टम होता तो टाइप 1 सिस्टम का पोजीशन एरर कोएफिशिएंट क्या हो जाता, इनफाइनाइट। वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट आप फाइंड आउट करते और एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट 0 आता।
ऐसे ही टाइप 2 सिस्टम होता तो सिर्फ एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट आता, बाकी दोनों ज़ीरो हो जाते। ठीक है। अच्छा, यहाँ अब हम इस टॉपिक को रोक रहे हैं। अगले लेक्चर में हम जो है कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, एरर एनालिसिस के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे फोर्थ यूनिट।